होप यू आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि आज का जो मार्केट है हमारा जो गिरा है वो क्यों गिरा है, व्हाई मार्केट इज फॉलिंग। टॉप 5 रीजन जानेंगे फॉल के पीछे क्या है कारण। आपने ढेर सारी वीडियो देखी होंगी, लेकिन इस वीडियो में आपको हर एक जवाब मिलेगा कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी, लमसम करनी है, एसआईपी करनी है। इस सब के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं कि कुछ भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं हुआ, प्योरली एजुकेशनल एडवाइस होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। वाई मार्केट इज फॉलिंग, सबसे पहले ये जान लेते हैं आज निफ्टी का ओवरव्यू क्या था। निफ्टी आज जो क्लोज हुआ है वो 23,085 रुपये पे क्लोज हुआ है, और आज जो गिरावट रही निफ्टी के अंदर वो हमारे पास 1.47% गिरावट रही। निफ्टी का जो पीई है, पीई रेशियो निफ्टी का भी होता है, तो वो 21 पे है। और अगर हम बात करें, निफ्टी जो प्रीवियसली क्लोज हुआ था वो 23,431 पे क्लोज हुआ था, इससे पहले दिन, मतलब कल के दिन। ठीक है, तो कल से और आज में निफ्टी में 1.47% की गिरावट आई है। हो सकता है आपका पोर्टफोलियो डाउन भी हुआ हो सकता है आपका पोर्टफोलियो फर्स्ट टाइम लॉस में भी आया हो। देखिए, ये चलता है, मेरा भी पोर्टफोलियो काफ़ी गिरा है, लेकिन मैं अपनी जो बिजनेस एनालिसिस है उस पर इंटेक्ट हूँ। देखते हैं हमें इस समय में कैसे करना है। तो मेरा तो यही कहना है कि ये वाला टाइम आता जाता है, और मार्केट गिरा है तो उठेगा भी, कोई इसमें इशू नहीं है। लेकिन हमें फॉल के कारण को जान लेना चाहिए, तभी हम बेहतर डिसीजन ले पाएंगे कि कितने पे एंट्री लेनी है, निफ्टी के किस पॉइंट पे एंट्री लेनी है, किस पे नहीं, ये हम समझ पाएंगे। निफ्टी पी जो है 21 का चल रहा है, और अभी जब निफ्टी का हम बात करते हैं तो निफ्टी का जो अट्रैक्टिव वैल्यूएशन मुझे जो लगता है वो फॉरवर्ड पीई पे 18-19 के पीई पे निफ्टी का जो वैल्यूएशन है मुझे लिक्रेटिव लगता है। और अगर 18-19 के पीई को ट्रैक करें तो निफ्टी का जो लेवल होना चाहिए ईपीएस के अकॉर्डिंग, जो हम पीई निकालेंगे, फॉरवर्ड पीई निकालेंगे, यानी एक साल आगे का जो पीई निकालेंगे, तो मेरे हिसाब से 22,800 और उससे थोड़ा कम, यानी 22,500 या 22,800, ये जो लेवल है इस पे आप निफ्टी के अंदर लमसम डाल सकते हैं। अगर आप निफ्टी 20 को ट्रैक कर रहे हैं काफ़ी समय से और सोच रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करनी है नहीं करनी है, तो 22,800 का जो लेवल है, या 22,500, 22,500 का जो ये लेवल है, इस लेवल पे आप एंट्री ले सकते हो निफ्टी 20 के अंदर में। बहुत लिक्रेटिव मुझे लगता है, क्योंकि निफ्टी का जो पी है 18-19 के फॉरवर्ड पे वो हो सकता है। कुछ लोग कहेंगे कि क्या निफ्टी मिड कैप में कर सकते हैं। देखिए, निफ्टी मिड कैप 150 अभी भी ओवर वैल्यूड है, मेरे हिसाब से एक्सपेंसिव है। 50 के पी के आसपास है निफ्टी के मिड कैप 150 में। यहाँ पे जो शेयर्स हैं निफ्टी के मिड कैप इंडेक्स में जो आ रहे हैं 150 वाले में, उनमें आप ध्यान रख लेना, अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आप अपना डिसीजन लेना, सेल करना है या स्विच करना है, जो भी करना है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अभी इंडेक्स जो है निफ्टी मिड कैप का वो ओवर वैल्यू ही है। ठीक है, उसको भी करेक्ट होना बनता है। यहाँ से जो निफ्टी 50 वाला जो इंडेक्स है पी 21 है, यहाँ पे भी 3-4% की गिरावट अगर आप ये आ जाती है तो वहाँ पे एक लमसम बनता है। आज के लेवल पे भी आप लगा सकते हो, स्कैटर्ड मैनर में आप एसआईपी कर सकते हो, मतलब थोड़ा थोड़ा अमाउंट लगा सकते हो, तो आपको भविष्य में अच्छा एडवांटेज मिल पाएगा। देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए सोचेंगे तो आपका बेनिफिट मिलेगा, नियर टर्म में आप तुरंत निकलना चाहेंगे तो दिक्कत रहेगी। ठीक है, चलिए अभी फॉल के कारण को जान लेते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम जान रहे हैं कि फॉल का क्या क्या रीजन है। अभी निफ्टी में फॉल आया, क्या रीजन है इसके। तो पहला रीजन है वीक रुपी, स्ट्रॉन्ग डॉलर। हमारा जो रुपी है वो वीक हुआ है और डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ है। दोनों अलग अलग बातें हैं, कैसे हैं देखिए। वीक रुपी जो हुआ है हमारा, रुपी एट ऑल टाइम लो पे चल रहा है अगेंस्ट डॉलर, 86 रुपीज पे चल रहा है, 86.31 रुपीज पे। और जो डॉलर का जो इंडेक्स है जिसको हम कहते हैं DXY, उसका जो मेजरमेंट है वो नियरिंग 113 चल रहा है, और ये बता रहा है कि डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्ग है। ये कंपेयर टू रुपी नहीं है, अगेन ग्लोबल करेंसी के अकॉर्डिंग है। ये डॉलर जो है ग्लोबल करेंसीज के अकॉर्डिंग, अलग अलग करेंसीज के अकॉर्डिंग मजबूत चल रहा है 113। और जो रुपी है वो अपने ही बेंचमार्क में 86.31 पे, जो ऑल टाइम लो है, अभी तक इतना लो नहीं गया था।
इसके बाद हम बात कर लेते हैं इम्पैक्ट की। इससे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है डॉलर और रुपये के हिसाब से। जो एफआईआई है हमारे यहाँ, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है, वो उनको लग रहा है कि जो इंडियन इन्वेस्टमेंट है वो लेस एट्रैक्टिव है, ठीक है, वो लेस एट्रैक्टिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिटर्न्स नहीं बन रही ड्यू टू लोअर रिटर्न्स, ठीक है, ड्यू टू लोअर रिटर्न्स। तो एफआईआईज को अभी बाहर के बाजारों में ज़्यादा अच्छा अट्रैक्टिवनेस दिखाई दे रही है और यहाँ के बाजारों में कम दिखाई दे रही है। तो अगेन मैं आपसे अब आगे चलते हैं। दूसरा जो रीज़न है फॉल का वो क्या है? डिसअपॉइंटिंग क्वार्टर टू अर्निंग्स। देखिए, कंपनीज की अर्निंग आई थी क्वार्टर टू की, ठीक है। जिनको नहीं पता क्वार्टर टू क्या है, तो अप्रैल मई जून फर्स्ट क्वार्टर होता है और जून जुलाई अगस्त सितंबर सेकंड क्वार्टर होता है। तो जुलाई अगस्त सितंबर की जो क्वार्टर टू की अर्निंग आई थी वो डिसअपॉइंटिंग थी, काफ़ी सारी अर्निंग्स, ठीक है। और उस अर्निंग का डिसअपॉइंटमेंट होने का कारण भी था, कुछ कंपनीज में कारण ये था कि हमारे देश में इलेक्शंस हुए थे और इलेक्शंस में अच्छा खासा पैसा गवर्नमेंट का स्पेंड होता है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे लग जाता है। तो गवर्नमेंट की स्कीम्स भी रुक जाती हैं या जो प्रोग्राम, बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं जिनमें ग्रांट्स आती है वो रुक जाती हैं। इंस्पेक्शंस ऑफिसर्स के रुक जाते हैं। अगर आप स्मार्ट मीटर की मेरी एक वीडियो पढ़ी है जीनस पावर की, उसमें समझेंगे। तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है स्मार्ट मीटर जैसी या बड़े बड़े ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट का इंस्पेक्शन होता है, तब ऑर्डर डिलीवर कर सकते हो, तो वो भी रुक जाते हैं। तो क्वार्टर टू की अर्निंग्स जो है डिसअपॉइंटिंग आई थी। एक तो ये वजह थी इलेक्शन की, दूसरी वजह बिजनेसेस में भी कुछ शिफ्ट चल रहा था और कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी मार्केट वैल्यू का 22% लॉस्ट कर दिया, ठीक है। अगर आप रिलायंस के अब चार्ट को उठा के देखें, पहली बार रिलायंस इतना गिरा है, ठीक है। तो मेजर कंपनी है रिलायंस, और निफ्टी आपको पता है निफ्टी में अच्छी खासी वेटेज रिलायंस रखता है। रिलायंस जैसी और भी कंपनीज हैं जिनकी अर्निंग्स अच्छी नहीं आई है। तो डिसअपॉइंटमेंट होना, ये एक तो रुपी डॉलर वाला बात आ गई जिसकी वजह से मार्केट फॉल का सिनेरियो बन रहा है। दूसरा, डिसअपॉइंटिंग क्वार्टर टू अर्निंग्स। फिर आती है स्लो डाउन इन गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर हिट पीएसयू स्टॉक्स फर्दर ड्रैगिंग सेंटिमेंट। तो स्लो डाउन भी आया, ठीक है। स्लो डाउन किस में आया? कैपिटल एक्सपेंडिचर में स्लो डाउन आया, गवर्नमेंट के कैपिटल एक्सपेंडिचर में, जो मैंने अभी बताया। पीएसयू स्टॉक्स जितने भी हैं वहाँ पे गवर्नमेंट की कैपेक्स आनी थी, वो नहीं आ पाई क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इलेक्शन में बिजी था, ठीक है। और गवर्नमेंट की अब आने वाले टाइम में प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि क्वार्टर फोर के बाद से गवर्नमेंट की स्पेंडिंग अब आनी शुरू हो जाएगी। और अभी कुछ सेगमेंट में जैसे रेलवेज में आनी भी शुरू हो गई हैं, कुछ स्कीम्स में पीएलआई में भी पैसा आना शुरू हो गया, धीरे धीरे आएगा लेकिन, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक चीज चल रही है, अभी फिलहाल के लिए डिसअपॉइंटमेंट है। फिर आ जाते हैं इन्फ्लेशन एंड लो स्पेंडिंग। ये तीसरा कारण है, इन्फ्लेशन यानी महंगाई, लो स्पेंडिंग यानी कम खर्चा। अब ये कम खर्चा किसका है? कंज्यूमर्स का। कंज्यूमर यानी हम लोगों का। इन्फ्लेशन, महंगाई। इन्फ्लेशन कौन सी वाली है? फूड इन्फ्लेशन। तो दोस्तों, जो फूड इन्फ्लेशन है, हमारे देश का जो फूड इन्फ्लेशन है वो अभी भी हाई है, 5.5 से 6% है। गवर्नमेंट की रिपोर्ट आई थी फूड इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग, वो 6% का इन्फ्लेशन है। और हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट में रूल है, इन्वेस्टमेंट जब भी हम करते हैं, इन्वेस्टिंग जब भी करते हैं, रूल है कि इन्फ्लेशन से ऊपर का रिटर्न लाना है, ठीक है। तो जब इन्फ्लेशन ही 5.5 से 6%, वो भी फूड वाला है, तो सोचो मेडिकल और सोचो लग्जरी वाला कितना हुआ होगा, ठीक है। तो इससे रिटर्न्स का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें डिसअपॉइंटमेंट दिखाई देता है क्योंकि ऑलरेडी इन्फ्लेशन काफ़ी है, ठीक है। फूड का इन्फ्लेशन हाई है। दूसरा, कंज्यूमर एंड बिजनेसेस फेसेस challenges ड्यू टू हाई टैक्सेस एंड डिलेड रेपो रेट कट्स। देखो, बिजनेस के अंदर भी चैलेंजेस आ रहे हैं और कंज्यूमर की लाइफस्टाइल में भी चैलेंजेस आ रहे हैं। क्यों? गवर्नमेंट टैक्स लगा रखा है अच्छा खासा, और रेपो रेट कट की बात हो रही थी। आरबीआई की जो एमपीसी की कमेटी बैठी थी, वो रेपो रेट कट की बात आ रही थी जो पिछले महीने बैठी थी, लेकिन उन्होंने कट नहीं किए, ठीक है। दूसरी बात, नेस्ले एक कंपनी है और उसने बोला कि अपनी कॉन कॉल के अंदर मिडिल क्लास की इनकम है ना, इंटरव्यू के दौरान कही थी शायद ये बात, कि मिडिल क्लास की जो इनकम है वो श्रिंक होती जा रही है,
ठीक है। मिडिल क्लास की इनकम श्रिंक हो रही है या मिडिल क्लास श्रिंक हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या आ रहा है, कंजम्पशन नहीं आ रहा, और उस वजह से क्या आ रहा है, सेल्स नहीं आ रही। नेस्ले जैसी कंपनी में सेल्स नहीं आ रही है। हमेशा ध्यान रखें, जब भी मार्केट गिरता है तो कंजम्पशन कंपनियां बचाती हैं, एक हैजिंग का काम करती हैं। लेकिन आज की डेट में कंजम्पशन कंपनियां भी गिरी हुई हैं, और कंजम्पशन कंपनी में जैसे ब्रिटानिया और नेस्ले और हिंदुस्तान यूनिलीवर, मैरिको, इनकी कमेंट्री ये है कि आदमी स्पेंड ही नहीं कर रहा, कंजम्पशन स्लो पड़ रहा है। ठीक है। तो ये काफी खतरनाक सिचुएशन आ जाती है यहाँ पे। तो उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले बजट में अगर टैक्स के रिगार्डिंग थोड़ा सा अच्छा सा मूड हो गवर्नमेंट का कि थोड़ा सा टैक्स को रिलैक्स करेंगे, और वहीं आरबीआई की अगर फरवरी में जो मीटिंग होने वाली है एमपीसी की, उसमें रेट कट अनाउंस होते हैं, तो यहाँ पे एक बढ़िया रिवर्सल दिखाई दे सकता है कंजम्पशन के फैक्टर में। ठीक है। इसके बाद फिर ये आता है लोअर कंजम रिजल्ट क्या आया इसका, कि लोअर कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड क्रेडिट एक्सेस। ये इन्फ्लेशन और लो स्पेंडिंग की वजह से क्या हुआ, कंज्यूमर कम खर्च कर रहा है, और क्रेडिट एक्सेस भी उसको कम हो रहा है, क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट है, तो उस वो कर्जा लेने से बच रहा है थोड़ा सा। ठीक है। कर्जा लेगा तो स्पेंडिंग बढ़ेगी, सीधी सी बात है, और स्पेंडिंग बढ़ेगी तो पैसा फ्लो होगा इकोनॉमी में, और धीरे धीरे कंजम्पशन का डाटा जब इंप्रूव होगा तो जीडीपी इंप्रूव होगी। जीडीपी का प्रोजेक्शन सही आएगा तो मार्केट भी अच्छा परफॉर्म करेगा। ये पूरा एक साइकिल चलता है। ठीक है। अगेन मैं बता देता हूँ, कंज्यूमर स्पेंड करेगा, उसको कर्जा सस्ता मिलेगा, तो वो चीजें खरीदेगा, चीजें खरीदेगा तो डिमांड आएगी, और डिमांड आएगी तो कंपनीज प्रोडक्शन करेंगी, और प्रोडक्शन करेंगी तो जीडीपी बढ़ेगी। ठीक है। तो उस वजह से मार्केट अच्छा मूव करेगा। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये चल रही है, जो कि देखने वाली बात है। आगे चलते हैं, परसिस्टेंट टैक्स बर्डन। देखिए, हाई रेट लग रहे हैं टैक्स के अंदर, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हाई रेट टैक्स होते हैं तो हाई टैक्स रेट्स होते हैं तो मिनिमल डिस्पोजेबल इनकम आती है, यानी गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया तो कंज्यूमर के पास खर्च करने के लिए इनकम कम हो गई। अब हर चीज में टैक्स है, बढ़ रहा है टैक्स। ठीक है। तो ये स्पेकुलेशन की जा रही है कि यूनियन बजट में जो हमारा जो बजट आएगा, इसमें 15 लाख तक की इनकम तक कुछ टैक्स में बर्डन कम किया जाए, तो यहाँ से कंजम्पशन आना शुरू हो जाए इस एज इनकम ग्रुप में। लोग क्या कर रहे हैं, खर्चे नहीं कर रहे हैं टैक्स की वजह से। एक तो इनकम कम मिल पा रही है, टैक्स लगने की वजह से इनकम कम बन पा रही है। दूसरा, जिस खरीद चीजों को खरीदोगे उसमें टैक्स है हाई, तो लोग खरीद नहीं रहे हैं, काम चला रहे हैं और एसआईपी कर रहे हैं या किसी कुछ भी कर रहे हैं, खरीद नहीं रहे, कंजम्पशन स्लो चल रहा है। ठीक है। तो ये एक चीज है, जब पैसा नहीं बच रहा तो खरीदेंगे कैसे। फिर आया लोअर जीडीपी प्रोजेक्शन। देखो, जीडीपी की जो ग्रोथ रिवाइज, जीडीपी की जो रेट रिवाइज हुआ है, ग्रोथ रेट रिवाइज हुआ है, वो पहले 7.2 था, जो कि अब हो गया है 6.4। पहले गवर्नमेंट ने कहा था कि 7.2% रहेगी जीडीपी ग्रोथ, और अब गवर्नमेंट ही कह रही है कि 6.4 रहेगी, जो कि ड्रास्टिक चेंज हुआ है, काफी ज्यादा प्रोजेक्शन गिरा है। तो इस प्रोजेक्शन के गिरने की वजह से भी मार्केट में फॉल की कंडीशन बनी हुई है। इससे क्या होता है, स्लोअर मोमेंटम वरीज इन्वेस्टर्स अबाउट फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल। तो इस वजह से क्या होता है, इन्वेस्टर्स को तो लग गया कि जीडीपी में ग्रोथ आ नहीं रही, और गवर्नमेंट ने इससे पहले साल के शुरू में लगभग 7.5 पौने 8% यानी 7.85 या 8 के आसपास की गाइडेंस दी थी, फिर 7.2 हुई, फिर 6.4 हुई, और ये लगातार गिर रही है। तो अगर इस तरह से देखा जाए, अगर जीडीपी ग्रोथ ऐसे ही चलती रही और आरबीआई ने रेट कट अनाउंस नहीं किए, और टैक्स रेट में कुछ सुधार नहीं हुआ, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़े नहीं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी मार्केट के अंदर। फिर मार्केट के अंदर क्या, इकोनॉमी के अंदर आ जाएगी। फिर दूसरी बात, ये वीडियो कोई पर्पज़ नहीं है डराने का, ये सिर्फ फैक्ट्स मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जो हमारा जीडीपी होता है ना, जीडीपी, मैं उसको समझा देता हूँ आपको एक बार। जो हमारा जीडीपी होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें एक तो सी होता है, और एक आई होता है, और एक होता है जी, और एक होता है एक्सपोर्ट। ठीक है। इससे बनता है हमारा जीडीपी। अब आप समझो, जो हमारा सी है, सी, ठीक है,
जो हमारा सी है, ये वाला सी, ये है कंजम्पशन। कंजम्पशन हमारा जो है ये कंज्यूमर से आता है, ठीक है। कंज्यूमर जो खर्च करते हैं वो कंजम्पशन है। तो जब कंज्यूमर स्पेंड नहीं कर रहे तो कंजम्पशन वाला जो वेरिएबल है वो फॉर्मूले में नहीं आ पा रहा ढंग से। और कंजम्पशन जो है हमारे जीडीपी के फॉर्मूले का में लगभग 50% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो कंजम्पशन स्लो होने की वजह से जीडीपी स्लो रेट से जा रही है। दूसरा, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, जैसे मैंने बोला सी प्लस आई, इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग है जी। तो जी वाला जो फैक्टर है वो भी अभी तक इलेक्शन की वजह से, ठीक है, जो मेजर खर्चा हो गया गवर्नमेंट का, वहाँ पे स्कीम्स डिस्ट्रीब्यूशन में टाइम लगता है, उस वजह से नहीं आ रही थी कैपेक्स। उस वजह से भी जीडीपी का प्रोजेक्शन स्लो रहा। भविष्य में ये प्रेडिक्शन की जा रही है कि ये चीजें दोबारा से पटरी पे आ सकती हैं। चलिए आगे देखते हैं, व्हाट लाइज अहेड, पॉजिटिव्स क्या क्या रहेंगे अगर मार्केट मार्केट में सुधार के लिए क्या क्या चीजें काम करेंगी। अगर मार्केट को सुधारना है तो क्या क्या चीजें काम करेंगी। अपकमिंग अर्निंग्स सरप्राइजेस में स्टेबलाइज मार्केट, पहला तो यही है कि आने वाली जो अर्निंग्स है अगर वो अच्छे तरीके से आती हैं एक सरप्राइज के साथ, तो आप ये समझ लो मार्केट स्टेबलाइज होगा जब ही। दूसरा, बजट 2025 कुड रिग्नाइट कॉन्फिडेंस विद टैक्स कट्स और इंक्रीज स्पेंडिंग। अगर बजट 2025 में गवर्नमेंट कैपेक्स अनाउंस करती है डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स में जो कि मार्केट को ड्राइव कर रही थी पहले भी, जैसे पीएलआई हो गई, सूर्य योजना हो गई, है ना, रेलवे में कुछ बोल दिया, इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ बोल दिया, रोड्स में कुछ बोल दिया, इस तरह के बढ़िया बढ़िया अमाउंट के पैकेज अगर अनाउंस करती है गवर्नमेंट। दूसरा, अगर गवर्नमेंट टैक्स कट्स को रिलेटेड बात करती है। और तीसरा, आरबीआई अगर एमपीसी में बोलता है, रेट कट की बात करता है, तो मार्केट स्टेबलाइज हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो हमारे लिए ये तीन चार चीजें भविष्य में देखने वाली बात है। तब तक मैं कहूंगा कि आप जो जो आपके पास पैसा है उसको निफ्टी को आराम से ट्रैक कीजिए। 22,500 का, 22,500 का निफ्टी, यानी 22,500, 22,850 निफ्टी। और अगर स्लो जाता है 22,000 तक जाता है तो आप स्कैटर्ड मैनर में लगाएं, स्टैगर्ड मैनर में लगाएं, एसआईपी करके लगा सकते हैं आप पैसा। अगर आप पे 10 लाख रुपए पड़े हैं तो 4 ट्रांजेस कर लीजिए 2.5 लाख के, ठीक है। तो जैसे ही निफ्टी गिरे तुरंत लगा दो, फिर और गिरे और तुरंत लगा दो, फिर और गिरे और लगा दो। तो ये आपकी कंपाउंडिंग में ही हेल्प करेंगे। लेकिन लेकिन आज लगाने के बाद अगर आप 2 महीने के बाद रिजल्ट देखना चाहो, वो नहीं। आप जो आज पैसा लगाओगे निफ्टी के अंदर वो आप लॉन्ग टर्म के लिए लगाओगे, 2 या 3 साल के लिए लगाओगे, तब आपको आउटकम मिलेगा। और जो अभी तक रिटर्न आई है आगे आपको प्रेडिक्ट नहीं करके चलनी है कि 25-26% मिलेगी निफ्टी से, नहीं मिलेगी। अभी स्लो स्लो रिकवर करेगा मार्केट। जैसे जैसे हमने फैक्टर्स बोले हैं, आरबीआई के रेट कट, बजट में कोई अच्छी चीजें, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और कंजम्पशन, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है अगर कंज्यूमर की, तो उस वक्त ही जो मार्केट है वो रिवाइव होगा। तो ये सारी चीजें हमें देखनी बाकी है। इसके आगे देखो दोस्तों, मैंने अपने ही चैनल पे, आपके अपने चैनल पे, बिग प्रॉफिट्स नाम से हमारा चैनल है, और उस पे मैंने अभी म्यूचुअल फंड की एक वीडियो बनाई है, जाकर उसको देखो। म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिटेल में मैंने चर्चा की है, और उस वीडियो का सेकंड पार्ट आने वाला है कल परसों में, जिसमें हम बात करेंगे एसआईपी वर्सेस लमसम इन्वेस्टमेंट, बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन से होंगे अलग अलग कैटेगरी में। और देखो, अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो अपने फेवरेट म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते रहो इस मार्केट टाइम में, ठीक है। कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि स्टॉक कौन सा लेना है, जिसको देख रहे हो गिर जा रहा है स्टॉक्स और आपको डर लग रहा है, तो अपने फंड मैनेजर पर भरोसा करो, म्यूचुअल फंड में एसआईपी मारते रहो। बेस्ट डेट टू एसआईपी, कौन सी डेट है बेस्ट एसआईपी करने के लिए, वो भी मैं यहाँ डिस्कस करूंगा। 1 करोड़ का कॉर्पस कैसे बना सकते हैं 10,000 रुपए महीने की एसआईपी से, हाउ टू रीच 1 करोड़ रुपीज विद 10,000 पर मंथ, ये भी मैं बताऊंगा। और इससे पहले जो वीडियो बनाई है म्यूचुअल फंड की, जिसके बारे में बता रहा हूँ, चैनल पे पड़ी है, उसमें 5,000 रुपए महीने से 2-2.5 करोड़ कैसे बनाने हैं वो भी मैंने उस वीडियो में बताया, जाके देखो। हाउ टू रिटायर इन योर 40s और अर्ली, 40 साल से पहले कैसे रिटायर होना है, ये भी, इसके लिए भी ये वीडियो देखनी है।
ओके, तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी और अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। जिस वीडियो को देखना है आपको, जिस टॉपिक पे वीडियो देखनी है, कमेंट कर दो, मैं उस पे बनाऊंगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल का नाम है बिग प्रॉफिट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही कंटेंट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं। आई एम साइनिंग ऑफ। गुड बाय, थैंक यू सो मच।